द टॉपिक इज, अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक में, और वो है आपके पास इशू ऑफ शेयर्स। अब जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसमें कई सारी कंडीशंस हैं, यानी जो जितनी कंडीशंस हैं वो हम सारी पढ़ेंगे, यानी इशू ऑफ शेयर्स कंडीशंस। शेयर्स को इशू करने की जितनी कंडीशंस हैं वो यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास टर्म्स ऑफ इशू। जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो टर्म्स ऑफ इशू रखती है। देयर आर 3 टर्म्स ऑफ इशू। पहली है आपके पास एट पार, यानी कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पे इशू करती है। एट पार मीन्स होता है यानी जितने का शेयर है उतने पर वो इशू करती है। दिस मीन्स इशूड एट फेस वैल्यू। हेयर इशूड वैल्यू इक्वल्स टू द फेस वैल्यू, यानी इस केस में आपके पास इशूड वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगी। यानी लेट अस टेक एन एग्जांपल, यानी 10 रुपए का शेयर और 10 रुपए में ही इशू करती है। इज दैट क्लियर नॉट? यानी 10 रुपए का शेयर है और वो उसे 10 रुपए में इशू करती है। तो हियर इन बोथ द केसेस द फेस वैल्यू इज आल्सो 10 एज वेल एज द इशूड वैल्यू इज आल्सो 10। यानी 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में उसने इशू किया। नेक्स्ट है आपके पास एट प्रीमियम। इन दिस केस कंपनी जितने का एक शेयर है उससे ज्यादा का इशू करती है, यानी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा 11 या 12 या 13 या 15 किसी पे भी कर सकती है, बट मोर देन फेस वैल्यू, यानी मोर देन 10 रुपीज। यानी इन दिस केस 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए के शेयर को वो कितने में इशू करती है? 12 में भी कर सकती है, 15 में भी कर सकती है, 16 में भी कर सकती है, 13 रुपए भी कर सकती है, किसी भी प्राइस में कर सकती है, बट मोर देन 10 रुपीज। गॉट इट और नॉट? अब जब आप कंपनी जो है वो 10 रुपए से ज्यादा, यानी 10 रुपए का शेयर 10 से ज्यादा ले रही है, तो यहां पर एक्सेस अमाउंट, यानी या तो 2 केस होगा, या 1 रुपए का होगा, या 5 का होगा, या 3 का होगा। जो कंपनी एक्सेस ओवर द फेस वैल्यू लेती है उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। तो इन दिस केस इशूड वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू, यानी यहां पर जो होगी शेयर की इशूड वैल्यू, जितने का शेयर दे रही है और शेयर जितने का है उससे ज्यादा, यानी इशूड वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। तो इन दिस केस एक्सेस अमाउंट received is प्रीमियम। जो आपका एक्सेस अमाउंट है ओवर द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा उसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं, विच इज कैपिटल प्रॉफिट, और जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का एक कैपिटल प्रॉफिट है और जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई सारी जगहों पर। नेक्स्ट, इट इज क्रेडिटेड, और जो भी आपका एक्सेस अमाउंट है वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SPR कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को SPR कहते हैं। यानी जितना एक्सेस अमाउंट लिया था ओवर द फेस वैल्यू, एक्सेस अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं, यानी 10 रुपए से ज्यादा अगर वो लेती है तो जितना ज्यादा लेती है वो प्रीमियम है और वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, जो कंपनी उसे क्रेडिट करती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास डिस्काउंट। डिस्काउंट पे, लेकिन ये आपका टॉपिक का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे मैं यहां डिफाइन नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर नॉट? ये थी आपके पास टर्म्स ऑफ इशू, यानी कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करती है वो दो तरह से, यानी दो टर्म्स रखती है। पहला आपके पास पार, जिसमें फेस वैल्यू पर ही इशू करती है, एक में फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है, जो प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, यहां तो आपकी टर्म्स ऑफ इशू थी, दूसरी आपके पास बेसिस ऑफ इशू। बेसिस ऑफ इशू यानी कंपनी जब
अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो वो कितने बेसिस पे करती है, तो याद रखो यहां बेसिस ऑफ इश्यू भी दो हैं। पहला है आपके पास लमसम बेसिस। लमसम बेसिस मींस क्या होता है कि कंपनी पूरा जो पैसा है शेयर का, जितने पे कंपनी इश्यू करती है, यानी फेस वैल्यू नहीं, कंपनी जितने का शेयर इश्यू करती है, तो लमसम बेसिस में पूरी इश्यूड वैल्यू एक बार में कंपनी कॉल्ड अप करती है, यानी मांग लेती है, वो लमसम कहलाता है। यानी जब कंपनी पूरा पैसा शेयर का एक साथ मांगती है तो लमसम बेसिस कहलाता है। तो यानी याद रखो, हियर द कंपनी कॉल्ड अप का मतलब मांगना, कॉल्ड अप द होल अमाउंट that is issued value at once। यानी कंपनी इस केस में पूरी की पूरी इश्यूड वैल्यू को एक बार में मांग लेती है। दूसरा बेसिस था आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस मींस होता है कंपनी यहां पर शेयर्स की इशूड वैल्यू के भी पार्ट्स करती है और कई सारी इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मांगती है। यानी पहला कुछ मांग लिया, फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट, फिर उसका तीसरी इंस्टॉलमेंट, फिर आपकी चौथी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में बी वैरिड। तो हियर द कंपनी कॉल्ड अप इशूड वैल्यू एट इंटरवल्स। यानी इंटरवल्स का मतलब क्या, पीरियड्स पर, कभी एक महीना बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, लेकिन पार्ट्स। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, कंपनी 10 रुपए का एक शेयर रखती है, उसके पहले पार्ट्स बना देती है। यानी इस तरीके से पहले उसने 2 रुपए मांग लिए, फिर उसने 3 रुपए मांग लिए, फिर 2 रुपए मांग लिए, फिर 3 रुपए मांग लिए। इट मींस ये टोटल आपका कितना हो गया, 10। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2 रुपए की। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 3 रुपए की। फिर आपके तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 2 रुपए की। और चौथी इंस्टॉलमेंट 3 की। हो सकता है पहली और ये चेंज कर दे या कुछ भी चेंज, यानी पहले 1 रुपया मांग लिया, फिर 2 रुपए मांग लिए, फिर 3 रुपए मांग लिए, फिर आपके 4 रुपए। यानी टोटल जो है ये इश्यूड वैल्यू है, आईवी के नाम से जानी जाती है। टोटल आपका 10 ही मांगेगी, बट एट इंटरवल्स अलग अलग वक्त पे मांगेगी। इज दैट क्लियर नॉट? अब इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो ये कंपनी के अकॉर्डिंग वेरीड करता है। कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है। तो याद रखो, इंस्टॉलमेंट्स के मैं नाम बता देता हूं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी उसे हम लोग शेयर एप्लीकेशन कहते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी शेयर अलॉटमेंट। और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी आपके पास शेयर फर्स्ट कॉल। और जो चौथी इंस्टॉलमेंट होगी वो शेयर सेकंड कॉल। याद रखो, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, अगर सेकंड वाली लास्ट है तो उसके आगे फाइनल लगेगा, यानी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर तीसरी फाइनल है, यानी तीसरी, तो इसके आगे सेकंड कॉल लगेगा। और जो तीसरी होगी वो लगेगी आपके पास शेयर थर्ड एंड फाइनल। यानी याद रखो, जो भी आपकी लास्ट कॉल होगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट जो होगी, यानी लास्ट कॉल या आखिरी इंस्टॉलमेंट, उसके आगे हमेशा फाइनल। यानी इसका मतलब है कि इश्यूड वैल्यू यहां तक कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट और कोई फर्दर कॉल नहीं है। तो याद रखो, बेसिस ऑफ इश्यू दो थे, लमसम बेसिस जिसमें कंपनी पूरा इश्यूड वैल्यू, जितने का शेयर वो इश्यू करती है, हो सकता है वो फेस वैल्यू पे करे या हो सकता है मोर देन फेस वैल्यू पे करे, जितने पे भी वो इश्यू कर रही है पूरा इश्यूड वैल्यू एक बार में मांग लेती है, एट वंस, कॉल्ड अप एट वंस। इंस्टॉलमेंट केसेस के अंदर क्या करती है कंपनी, उस फेस वैल्यू, उस इश्यूड वैल्यू की कई सारी इंस्टॉलमेंट बना देती है और अलग अलग इंटरवल्स पर मांगती है। पहली आपके पास एप्लीकेशन है, दूसरी अलॉटमेंट है, तीसरी आपके पास फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जो लास्ट होगी उसके आगे थर्ड और फाइनल। हो सकता है सेकंड ही लास्ट हो तो सेकंड के आगे फाइनल लगेगा, हो सकता है फर्स्ट ही लास्ट हो तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी लास्ट होगी उसके आगे फाइनल लगेगा। इज दैट क्लियर नॉट?
नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और है, सिर्फ 3 पार्ट्स में 3 कंडीशन थी। सबसे पहला था टर्म्स ऑफ इशू, दूसरा था आपका बेसिस ऑफ इशू, और जो तीसरी कंडीशन है वो मैं आपके पास पढ़ा रहा हूं, फॉर्म्स ऑफ इशू। इसको मैंने इजी करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था कंडीशंस को, यानी 3 कंडीशंस थी जो मैंने अलग अलग तरीके से बताई थी। पहला है आपके पास टर्म्स, जिसमें 2 थी, एक पार और एक प्रीमियम। डिस्काउंट भी है लेकिन वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा बताया था मैंने बेसिस ऑफ इशू, कंडीशन में ही कि वो 2 बेसिस पर करती है, पहला है आपका लमसम बेसिस, दूसरा इंस्टॉलमेंट बेसिस। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया फॉर्म्स ऑफ इशू, यानी फॉर्म्स में किस शक्ल में वो शेयर्स को इश्यू करती है। तो यहां भी 2 फॉर्म्स हैं, टर्म्स भी 2, बेसिस भी 2 और फॉर्म्स भी 2। पहली फॉर्म है आपके पास इन कैश फॉर्म या इन फॉर्म ऑफ कैश। इस केस में क्या करती है, अगर कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो इश्यू करने के बदले में पैसे लेती है। क्या क्या करती है, यानी कैश के बदले शेयर देगी, यानी शेयर देगी और पैसे को ले लेगी। इसे कहते हैं हम लोग कैश फॉर्म, यानी कैश की शक्ल में शेयर को इश्यू करना। दूसरा है आपके पास इन काइंड फॉर्म या इन फॉर्म ऑफ काइंड, यानी यहां पर पैसे ना लेकर वो कुछ और चीज लेगी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइंड। पहला है आपके पास फॉर एक्वायरिंग एसेट। कंपनी क्या करती है, इन फॉर्म ऑफ काइंड में अगर उससे कुछ और लेना है, यानी पैसे ना लेकर वो किसी और शक्ल में शेयर देती है, यानी शेयर देगी, पैसे नहीं लेगी, कुछ और लेगी। क्या लेगी, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, यानी एसेट्स खरीद लेगी और उसके बदले वो शेयर दे देगी, या शेयर के बदले एसेट को एक्वायर कर लेगी। और दूसरा है आपके पास फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, यानी यहां क्या करती है, वो किसी एक कंपनी या छोटी मोटी कोई कंपनी या कोई छोटा बिजनेस है उसको खरीद लेती है और खरीदने के बाद उसको पैसे ना देकर शेयर दे देती है। इज दैट क्लियर नॉट? तो याद रखो फॉर्म्स ऑफ इशू 2 है, इन फॉर्म ऑफ कैश यानी कैश के बदले शेयर का देना, दूसरा है आपके पास इन फॉर्म ऑफ काइंड यानी किसी एसेट या किसी बिजनेस को एक्वायर करने के बदले में शेयर देना। इसमें 1 या 2 या 3 या 4 कई सारे एसेट को वो एक साथ एक्वायर कर सकती है और उसके बदले में आपको क्या देगी, शेयर। यहां क्या करेगी, वो कंपनी बिजनेस को एक्वायर करेगी, इसके बदले में आपको शेयर दे देगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में अभी स्टार्ट करता हूं, बेसिक जर्नल एंट्रीज। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो है आपके पास बेसिक जर्नल एंट्रीज। अब किसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं, शेयर को इशू करने की। तो कंपनी जब अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए वो जर्नल एंट्रीज को पास करती है। तो याद रखो जर्नल एंट्रीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टॉलमेंट, यानी कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट के अंदर शेयर का पैसा लेती है उसी के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी, एक्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड को छोड़कर, काइंड के केस के अंदर यानी फॉर एक्वायरिंग एसेट और फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, वो मैं तब पढ़ाऊंगा उसकी जर्नल एंट्री जब मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ कैश वाली पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर नॉट? तो याद रखो इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी हैं। पहली इंस्टॉलमेंट है आपके पास एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट है आपके पास अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट है आपके पास फर्स्ट, और लास्ट है आपके पास सेकेंड एंड फाइनल। ये 4 इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट कहीं और भी हो सकता है, थर्ड एंड फाइनल हो सकता है या फोर्थ एंड फाइनल हो सकता है। जो आखिरी होगी उसी के आगे फाइनल लगेगा, बीच में किसी के आगे फाइनल नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर नॉट? तो याद रखो जितनी इंस्टॉलमेंट्स है हर एक इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्रीज पास होंगी। इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2 एंट्रीज और इसकी भी 2 एंट्रीज। इज दैट क्लियर नॉट? इसके 2 एंट्रीज जो है वो कौन कौन सी होंगी। पहली एंट्री है रिसीविंग एंट्री
और दूसरी एंट्री का नाम है ट्रांसफर एंट्री। इसकी जो पहली एंट्री है वो है ड्यू, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों है इनकी। और दूसरी एंट्री है आपके पास रिसीविंग, और इसकी जो पहली एंट्री है वो भी ड्यू है और फिर रिसीविंग। अब पहली एप्लीकेशन की जो एंट्री है बस वो वही थोड़ा डिफर है, यानी रिसीविंग एंड ट्रांसफर। बाकी जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी, फर्दर जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी सबकी दो दो है, उस वाली की भी दो है, लेकिन सबकी पहले ड्यू रिसीव, इसकी भी ड्यू रिसीव ही होगी। अब कैसे ड्यू रिसीविंग है तो मैं आपको बताता हूं, स्टेप्स है। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, और कंपनी को नहीं पता कि हमारा कौन सा बंदा शेयर लेगा कौन सा नहीं लेगा, इसलिए कंपनी उनको फर्स्ट टाइम ड्यू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को खुद पता नहीं होता कि कौन सा शेयर होल्डर है कौन सा नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ड्यू का मतलब होता है मांगना, और मांगा उससे जाता है जिससे हमें पता हो कि इस पे हमारे पैसे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सिर्फ रिसीविंग होगी एप्लीकेशन के केस में, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, और अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन का पैसा भी देना होता है, जो भी एप्लीकेशन का पैसा है। लेट अस टेक, मान लीजिए मैं एप्लीकेशन का पैसा लिख देता हूं 2 रुपए, या अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए, और ये तो आपके पास जो शेयर हो गया वो 10 रुपए का। अब जिस इंसान को, जिस पर्सन को जितने शेयर चाहिए, लेटस किसी एक आदमी को 100 शेयर चाहिए, तो वो 100 शेयर की एप्लीकेशन भरेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें आप वो 100 शेयर डालेगा कि मुझे 100 शेयर चाहिए, और 100 शेयर का 2 रुपए के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगा ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये सारी एप्लीकेशन कंपनी के पास धीरे धीरे करके विद इन अ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड होता है, यानी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जो भी टाइम पीरियड है आपका इश्यू का, उस टाइम पीरियड में कंपनी उनसे रिसीव कर लेगी। क्या रिसीव करेगी? एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन मनी अकॉर्डिंग टू 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए एक शेयर का। अगर किसी को 100 शेयर चाहिए तो 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए उसको देने होंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म। अब कंपनी के पास सारे शेयर होल्डर्स जो लोग खरीदना चाहते थे, सब लोगों की कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करती है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करती है। उसके बाद फिर कंपनी उनको अलॉट करती है। क्या करती है कंपनी? उनको शेयर अलॉट करती है। हो सकता है किसी को शेयर ना दे, और हो सकता है सबको शेयर दे दे, यानी कुछ को शेयर देती है और कुछ को शेयर नहीं देती। तो जिन लोगों को शेयर देती है उनको कहते हैं शेयर अलॉटमेंट, यानी अब उनको शेयर मिल गए, वो फारिग हो गए, फ्री हो गए। अब कंपनी को पता लग गया कि ये हमारे शेयर होल्डर बन गए हैं, तो कंपनी इनसे पैसे मांगेगी। तो जब मांगेगी तो उसे बोलेंगे अलॉटमेंट का ड्यू। ड्यू मींस मांगना। इज दैट क्लियर? नॉट। लेकिन जिनको वापस कर दिया उनकी तो एप्लीकेशन मनी ही वापस कर दी, उनसे तो ड्यू नहीं हो सकता। तो ड्यू उसी केस में होगा जिनके पास कंपनी का पैसा हो। तो कंपनी का पैसा उन लोगों के पास होगा जो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, लेकिन बिफोर इन स्टार्टिंग, यानी शुरू से जब कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे तो उस वक्त कंपनी को पता ही नहीं था कि कौन बंदा उसका शेयर होल्डर है। तो याद रखो, सबसे पहले एप्लीकेशन, उसमें आपकी रिसीविंग। अब रिसीविंग की एंट्री क्या होगी? देयरफॉर तो आपको पता होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा कंपनी के पास आता है तो नॉमिनल रूल, रियल रूल के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा आ रहा है, टू किसका पैसा आ रहा है। तो याद रखो, जब कोई भी एसेट आता है तो हमें उसका सोर्स लिखना होता है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है, इट इज एन एसेट। तो पैसा कहां से आ रहा है, तो उसका सोर्स लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी रिसीविंग में हमेशा बैंक आएगा। पहली एंट्री हमारी रिसीविंग की है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब उसके बाद फिर ट्रांसफर एंट्री होगी, यानी जो शेयर एप्लीकेशन है वो कहां चली जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। जो एप्लीकेशन का पैसा था वो अब कैपिटल में जाएगा, टू शेयर कैपिटल। क्योंकि हमें पता है जब बिजनेस को कमेंस किया जाता है तो एंट्री क्या होती है, जो पार्टनरशिप के केस में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी व्हेन द बिजनेस इज कमेंस, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट।
वही तो एंट्री है, क्योंकि यहां भी देखो शेयर एप्लीकेशन, यहां पर क्रेडिट है, यहां डेबिट है, कैंसिल हो गई आपस में या नहीं हुई? तो आपके पास ज्वाइंट एंट्री क्या निकल कर आ गई? बैंक टू शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? ये क्रेडिट, ये डेबिट, क्रेडिट टू डेबिट क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आपके पास क्या बचा? बैंक टू शेयर कैपिटल। वही एंट्री यहां है, बट फर्क यहां है, कंपनी के केस में कैपिटल नहीं होती, शेयर कैपिटल होती है, और इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप के केस में क्या होती है? कैपिटल। सेम एंट्री है, बट यहां थोड़ा डिफरेंट मेथड है, जैसे एप्लीकेशन शेयर्स के अकॉर्डिंग करना होगा। इज दैट क्लियर नॉट? अब आपके पास एप्लीकेशन की दोनों केसेस हो गए। नेक्स्ट अब है आपके पास अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट तो ड्यू करेंगे, क्योंकि कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए जिन लोगों की एप्लीकेशन आई थी। अब कंपनी उनसे वन बाय वन करके सारी इंस्टॉलमेंट एट इन डिफरेंट इंटरवल्स पर, पहले ये मांगेगी, कुछ दिन बाद फिर ये मांगेगी, कुछ दिन बाद ये मांगेगी, फिर ये पहले ये मांगेगी, फिर इसका पैसा लेगी, फिर ये मांगेगी, फिर इसका पैसा लेगी, फिर ये मांगेगी, फिर इसका पैसा लेगी। तो याद रखो सारी एंट्री सेम ही है, बट नाम चेंज होंगे। किस तरीके से? पहली दो एंट्रीज तो आपके पास बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जो सिर्फ एप्लीकेशन की हमेशा रिसीविंग होती है पहले, बाद में ट्रांसफर, उसके बाद ड्यू। तो याद रखो जिस इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे तो वो हमेशा डेबिट होगी, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो किस चीज का है? कैपिटल का पैसा है। उसके बाद रिसीविंग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी पैसा आया, किसका पैसा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब किसी इंसान के 100 शेयर थे तो उसने कितना पैसा दिया? यानी कंपनी ने मान लिया 10,000 शेयर इशूड किए, तो 10,000 का पैसा कितना आया? 10,000 इंटू 2 कितना आया? 20,000। सिमिलरली यहां भी 20,000 ही आया, यहां कितना आएगा? ये भी 20,000 ही आएगा, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन है ये भी। देन उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करना है 3 रुपए से, 3 रुपए इंटू 10,000 शेयर, यहां कितना आएगा? 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए। शेयर कैपिटल वही 30,000 रुपए सेम, जितना कंपनी ने ये पैसा मांगा और पूरा पैसा आ गया, क्योंकि नो वन इज फेल ऑन अलॉटमेंट। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया? नेक्स्ट है आपके पास शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी पहले क्या करना होगा? ड्यू। जब इसको ड्यू करेंगे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? जब ड्यू करेंगे, जिस इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे वो हमेशा डेबिट होगी और कैपिटल हमेशा क्रेडिट। कैपिटल इसलिए क्रेडिट है क्योंकि कैपिटल इज अ कैपिटल अराइजेस, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद रिसीविंग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब पहले हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, यानी कंपनी ने पैसा मांगा, पैसा फर्स्ट कॉल का, उसके बाद पैसा ले लिया। देन उसके बाद यहां भी वही करना है, 3 रुपए से इंटू 10,000, यानी 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए आ गया। यहां भी आपके पास 30,000। नेक्स्ट उसके बाद ये भी 30,000 रहेगा और ये भी आपके पास 30,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास जो फाइनल थी, वो है आपके पास शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये भी ड्यू किया, ड्यू करते वक्त ये भी आपकी डेबिट हो रही है। देन उसके बाद बैंक अकाउंट, अब इसको भी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां कितने से होगा? 2 रुपए से, यानी 10,000 इंटू 2 20,000 हो गया। ये भी 20,000, ये भी डेबिट 20,000 और ये भी 20,000। इज दैट क्लियर और नॉट? तो याद रखो, जब कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स को मांगती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो रिसीविंग की जाती है, उसके बाद फिर ट्रांसफर, बाकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट की जो एंट्री होगी वो हमेशा 2 एंट्रीज होंगी हर इंस्टॉलमेंट की।
एप्लीकेशन की रिसीव ट्रांसफर होती है, बाकी सबकी ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। इज दैट क्लियर? और जब किसी इंस्टॉलमेंट को आप ड्यू करेंगे तो जिस इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे वो हमेशा डेबिट होगी। जैसे आपने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट डेबिट है। फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, फर्स्ट कॉल डेबिट है। सेकंड कॉल को ड्यू किया, सेकंड कॉल डेबिट है। रिसीविंग करते वक्त वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और बैंक डेबिट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इज दैट क्लियर? यहां बेसिक जनरल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। देन उसके बाद एक नया टॉपिक होगा इश्यू ऑफ शेयर्स का, उसके बाद होगा। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं। ओके, दैट्स ऑल।